I think the first thing I should do is test out if everyone can hear me. Can you hear me, Sheroz? I guess you can hear me. I need to know if I'm audible enough so that we can start up. And मुझे लगता है मैंने comments का section I think off किया हुआ or something like that. नहीं, okay, ठीक है, I can see. Alright, so how many people are watching this? Because मुझे इस studio में ये नज़र नहीं आ रहा कि how many people are watching this. Oh, okay, 18 people. So let's just have a number of like 30 people, I believe, and we'll kickstart this session. Yeah, the background noise is going to be there. AC चल रहा है, fans हैं, cricket लगा हुआ है. It's going to be there. And probably because of the laptop as well, because I'm not using my own mic, so that's also a thing. And I think I have to scroll down. Alright, so today we are going to actually discuss on gender studies. My name is Fakha Akbar, and I am a CSS 2018 written qualifier. I couldn't get allocated because of definitely my merit and my domicile, but that's okay, that's how life is, and I'm really proud of what I've achieved in my life, and I'll continue to achieve more in my life. And we are here because knowledge बांटने से बढ़ती है, and if you are gonna sit down and just keep the knowledge to yourself, तो इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होता. Okay, so this is a screen share. So if I'll be moving on to the websites, मैं अपने फ़ोन से I think ये live on कर लेती हूँ, so I would be able to see your comments as well. I think maybe that works, but I'm not sure. Okay, so इसमें 18 लोग हैं. कितने लोगों को आना चाहिए कि I'll proceed to the subject? That's the case. CSS से regarding, if I'll give my 2 bits, that is कि आप लोगों के लिए ये perfect time है to give your attempt. And कोई भी अगर आपको कहता है कि आपका background नहीं है, या specifically आप engineer या doctor हैं, या आपने कभी IR अपनी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं है, so that's not an issue. I got around 72 in IR part 2. being an engineer, so ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ के इंसान सब कर लेता है, and हर किसी का टाइम स्पैन डिफरेंट होता है. अगर मैं कोई चीज़ 1 घंटे में कर सकती हूँ, इट इज़ पॉसिबल कि आप वही चीज़ आधे घंटे में कर लें, या वही चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने में 2-3 घंटे लग जाएं. सो दैट्स परफेक्टली फाइन. The purpose of saying this is that 6, 7, 8 months का आपका टारगेट होना चाहिए. आपने एक पेज पे आप अपना स्केड्यूल बनाए, कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ ओवरलैप करना है, सिलेबस डाउनलोड करें, और उसके बाद जस्ट स्टार्ट सीइंग कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें थोड़ी सी माइनर हैं, माइन्यूट हैं. सो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर तो नहीं कर सकते, एंड पे रख सकते हैं. आपकी प्लानिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर इफ़ यू what is that quote again? If you fail to plan, you plan to fail. आप एग्जीक्यूशन स्टेज पे ना जाइएगा. आप बेशक किसी भी एकेडमी जाएं, कुछ भी करें, किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, आप अपने सीनियर फ्रेंड के पास जाएं, किसी ने क्लियर किया हो या किसी को नॉलेज हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी ने क्लियर किया है तो उसके पास नॉलेज है. इट इज़ मोस्ट लाइकली कि कोई बंदे ने क्लियर नहीं भी किया, आई थिंक उसके पास भी नॉलेज होगी अगर उसने पढ़ा हुआ है. सो इफ यू आर गोइंग टू गो देयर, आपने अपनी प्लानिंग साथ साथ करनी है कि मेरी ये चीज़ इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगी ताकि मैं दूसरी चीज़ में शुरू हो जाऊँ. एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू से ओवर हियर इज कि सबसे ज़्यादा लोग इंग्लिश में फेल होते हैं, इंग्लिश एंड इस्लामियात. इस्लामियात के लिए
IR is the best of political science for science students. I think IR is the best. Political science में थोड़ा सा बैकग्राउंड होना लाजमी है और टाइम स्पैन आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन आपकी मर्जी है. कोई सब्जेक्ट बेहतर या बुरा नहीं होता, आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हो, दैट इज द थिंग. IR सबके साथ ओवरलैप करता है. सो IR मेरे लिए एटलीस्ट बहुत अच्छा गया है. दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट. सो IR मेरी पहली अटेम्प्ट से मेरे साथ थी एंड आई थिंक उसने मेरा काफी साथ दिया. I was saying about English essay. So one thing is clear, इस्लामियात आप जो हैं उसके लिए अच्छी किताबें भी पढ़ें, उसके लिए ऑनलाइन भी आप थोड़ी सी चीजें देखें. अभी आप मेरे टैब्स देख रहे होंगे, सारे के सारे टैब्स जेंडर स्टडीज के हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज जस्ट फॉर 2 or 3 थिंग्स इन द सिलेबस. इसके अलावा जेंडर स्टडीज के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ लोग आपको कहेंगे एक बुक पढ़ लो काफी है. कोई भी बुक किसी भी सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है. नो बुक इज क्वालिटेटिव कि वो आपको सब चीजें बता सकें. So coming back to Islamiyat and English essay and Parsi. English essay के लिए you have to sit down and you have to know कि paragraph writing क्या होती है. अगर आपको paragraph writing का पता है, ऑनलाइन जाएं, just write it down. 1000 लिंक्स आपको मिल जाएंगे पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है. आपको एक दफा वो पता चल जाएगा, देन यू स्टार्ट राइटिंग एसेज आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग. बेशक आप 1970 से पास्ट पेपर्स ले लें. व्हेन यू आर गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दैट, यू आर गोइंग टू नोटिस अ डिफरेंस. प्लीज बैठ के पूरे पूरे एसेज लिखना ना शुरू हो जाइएगा. अपनी वीकनेसेस ग्रैब करें, छोटी छोटी चीजें लिखें. आई रिलेटेड टू माई सेल्फ, इंजीनियर एसेज नहीं लिखते बैठ के, इंजीनियर्स सीधी बात करते हैं. तो जब मुझे लिखने के लिए कहा गया, मैंने सीधी बातें कर दी. मुझे नहीं पता था कि एक पैराग्राफ में एक ही चीज लिखनी चाहिए, दूसरी चीजें नहीं लिखनी चाहिए. अगर आप इशू बता रहे हो तो एक ही इशू लिखो, दूसरे इशू के ऊपर ना शुरू हो जाओ. इट्स नॉट कि आप काबिल नहीं हो, इट्स नॉट कि आपको ग्रामर नहीं आती, इट्स नॉट कि आपको कुछ पता नहीं है दुनिया के बारे में. आप लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन उन सब नॉलेज को एक सफिशिएंट प्लेस में डालना, सफिशिएंट जगह पे अपनी नॉलेज डालना, ये थोड़ा सा एस्पिरेंट्स के लिए ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाता है. आपको जब पता हो जाएगी कि किस चीज को कहाँ डालना है, देन यू आर गुड टू गो फॉर CSS एंड दैट इज द की. तो छोटे लेवल पे शुरू करें. आपको जरूरत नहीं है कि 20 पेजेस का एसे लिखते हैं और 20 पेजेस के एसे पे ही आपको कोई चेक करके देगा. स्टार्टेड फ्रॉम 3 पेजेस, स्टार्टेड फ्रॉम इवन 2 पेजेस, स्टार्टेड फ्रॉम 1 पेज. एक पेज लिखो, एक पेज में इंट्रो हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो, एंड देन गेट इट चेक्ड फ्रॉम समवन. आपको वो फिर बता देंगे कि आपका ये मसला है, एंड देन आफ्टर दैट गो फॉर सेकेंड पेज, थर्ड पेज, एंड साइड बाय साइड अपनी सारी तैयारी रखें. देयर इज नो सच थिंग एज एसे के लिए कोई बुक है या एसे के लिए कोई इंसान टॉप 15 एसेज लिख दे और आप उसको पढ़ने शुरू हो जाए. नो, यू आर गोइंग टू स्टडी डॉन, यू आर गोइंग टू स्टडी एवरी न्यूज़पेपर एंड देन उस नॉलेज को कैसे उस टॉपिक के अंदर पुट करना है, दैट इज योर की. आई हैड जेंडर स्टडीज. अभी मैं जेंडर स्टडीज की इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि व्हाई इज इट अ गुड सब्जेक्ट. एनवायरमेंटल साइंस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट एज वेल. सो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए. जो एनवायरमेंटल साइंस आपको पढ़ाएगा, आप उससे देख लीजिएगा कि आपको वो पसंद आया, मतलब वो सब्जेक्ट पसंद आया नहीं आया. टीचर्स आर गुड, एवरी टीचर इज गुड. एंड टीचर से याद आया, I'd like to thank Miss Amara and Sir Sharoz for actually inviting me over. Because of them, I'm actually here. So I was talking about English essay. English essay में आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज इस तरह जाएं, चेक करते रहें एंड देन मूव फॉरवर्ड. देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्कोप. स्कोप का मतलब ये होता है कि मैं आपसे जो चीज मांग रही हूं आप वो चीज लिखें. मैं आपसे जो चीज नहीं मांगी, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्लू पेन बनाना है $1 का. आई डिडंट आस्क यू फॉर अ ब्लैक पेन, आई डिडंट आस्क यू फॉर अ रेड पेन, आई आस्क यू फॉर अ ब्लू पेन. तो आपका स्कोप है ब्लू पेन $1 का बनाना. अगर आप उसके अलावा कोई चीज बनाने शुरू हो जाएंगे, सो आपने मुझे वो चीज नहीं थी जो मैंने आपसे पूछी है. ठीक है, सो दिस इज हाउ एसे वर्क्स. स्कोप ऑफ द एसे, आपने उसी के अंदर रह के बातें करनी है. अगर वो स्कोप पाकिस्तान लेवल पे पूछ रहे, आप पाकिस्तान पे रह के बात करें. अगर वो इंटरनेशनली पूछ रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके बात करें. जहां जिस पॉइंट पे एसे में आपने आउटलाइन में वो बात नहीं लिखी और आप एसे में लिख रहे हैं, सो यू आर डॉजिंग द चेकर और द एग्जामिनर. क्यों? क्योंकि आउटलाइन इज बेसिकली योर इंडेक्स. इंडेक्स में ही मैंने नहीं लिखा कि मैं सॉल्यूशंस में ये वाला सॉल्यूशन डिस्क्राइब करूंगी एंड देन ऐसे में जाके मैं वो वाला सॉल्यूशन भी डिस्क्राइब कर रही हूँ. सो दिस इज एक्चुअली चीटिंग एंड नॉट फेयर. सो इंशाल्लाह यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे. अपनी फेवरेट टिप्स एंड ट्रिक्स रख के
किसी भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप कॉलेजेस में पढ़े हैं, किसी भी अच्छे इंग्लिश टीचर के पास चले जाएं, उनको कहें कि सर चेक इट, या फिर किसी आई मीन लाइक क्वालिफायर से चेक करवा लें, या बहुत सारे टीचर्स हैं. मैंने जिससे चेक करवाया था ऑनेस्टली शी वाज नॉट इवन अ क्वालिफायर. सो इट्स ऑल अबाउट योर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस. ओके, सो आई थिंक वी आर 25 पीपल. आई थिंक मोटिवेशन काफी होगी CSS के लिए. एंड जस्ट डोंट लेट एनीवन टेल यू दैट आप कम हैं या आप कर नहीं सकते क्योंकि आपकी अंग्रेजी में कोई मसला है या किसी चीज में कोई मसला है. कोई भी इंसान कमतर नहीं होता. आपकी मेहनत से आप ऊपर जा सकते हैं और अपनी ही मेहनत ना करने से आप नीचे भी जा सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट मेहनत एंड बिलीव इन अल्लाह. अपनी नमाजें पूरी पढ़ें एंड साथ साथ मेहनत करें. एंड इफ यू हैव एनी इशू प्लीज डोंट थिंक कि आपने किसी एक को मैसेज कर दिया है. मैं भी जब एक एस्पिरेंट थी, आई एम स्टिल एक्चुअली नाउ अगेन एन एस्पिरेंट, तो मैं कुछ टीचर्स थे उनको मैसेज करती थी, वो मेरा कभी जवाब नहीं देते थे. एंड आई डिडंट गेट मैड ऑन दैट. व्हाई? मेरा क्या हक बनता है कि वो मेरे मैसेजेस का जवाब दें? उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी लाइफ है. बट डज दैट स्टॉप मी कि मैं अपनी वो जो मेरा मसला चल रहा है वो वहां रुक जाएगा? नहीं. आप फिर और लोगों से पूछें, उन लोगों से पूछें जो वाकई हेल्प करने के लिए रेडी हैं. जस्ट बिकॉज कोई एक CSS ऑफिसर बन गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी हर तरह से हेल्प करेगा या उसके ऊपर कोई एक उसकी ड्यूटी है आपको हेल्प करना. नॉलेज CSS की हर अच्छे MS लेवल सोशल साइंस सब्जेक्ट बैकग्राउंड के लोगों के पास होती है. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग, बट आप आस्क करते रहें, पूछते रहें, एंड यू आर गोइंग टू सक्सीड. Any other question regarding CSS? I think now we have 26 students and I'm going to move on to gender studies. Do you have any questions regarding CSS? I mean like strategy कि आपने कैसे पढ़ना है. I mean like क्या होता है, हर दूसरे दिन आप कहोगे कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं ये करना. 2% पास होते हैं. So I mean like if you have any questions regarding that, you may ask me and then I'll start opening my tabs and my gender studies mode. I'm just gonna wait for like 20 seconds and if everything is cool तो हम पे proceed करते हैं gender studies की तरफ. ठीक है, I guess everything is cool and मुझे शायद आप लोगों के comments अब नजर ना आए cause like I'm moving on. Okay, so this is basically the syllabus of CSS जो आपकी website पे आ रहा है. Let me ask one of my friends कि अगर उनको नजर आ रहा है और नहीं. Okay, so gender studies का ये syllabus है, ये fpse dot I mean like इस website पे अवेलेबल है. So the thing is कि अब ये समझ नहीं आता इंसान को कि मैं क्या इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज का ये वाला जो स्पेसिफिक पोर्शन है, क्या मैं अपनी तैयारी इस तरह शुरू करूं? ऑनेस्टली सजेस्टिंग नहीं, ऐसे आपने अपनी तैयारी नहीं शुरू करनी. आपने अपनी तैयारी डेफिनेटली दैट्स वेयर माई रोल कम्स इन टू प्ले एंड दैट्स वेयर मुझे जिसने ये जेंडर स्टडीज पढ़ाई थी उनका रोल है ये. ही वॉज बेसिकली ही इज अ ब्यूरोक्रेट एंड ही इज ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट इन सोशियोलॉजी फ्रॉम कायदे आजम यूनिवर्सिटी. तो उन्होंने फिर हमें बताया था. ओके, सो द थिंग इज वी हैव इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. अब ये फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड प्रैक्टिस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडर. अगर आपने फेमिनिज्म के ऊपर शुरू करना है तो ये जो सारी के सारे हेडर्स है ना, इसको आप इंटरनेट पे सर्च करें. अगर आपको कोई बुक लेनी है, वैसे तो जेंडर स्टडीज के ऊपर कोई बुक है नहीं, बट इफ यू वांट, गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज फेमिनिज्म और जेंडर स्टडीज के ऊपर पाकिस्तान से ज्यादा बाहर के लोगों ने रिसर्च की हुई है. सो यू शुड जस्ट गूगल इट एंड यू विल गेट सो मेनी वेबसाइट्स टू जस्ट अंडरस्टैंड कि फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरीज क्या है, उनकी प्रैक्टिसेस कहाँ कहाँ चल रही है, उनके डिफरेंसेस क्या है. अगर आप पास्ट पेपर्स खोलें, और मैंने 2017 का पहले पेपर दिया था, तो उसमें रेडिकल फेमिनिज्म के ऊपर आया हुआ था कि आप बताएं. तो इसमें से कोई ना कोई उन्होंने देना है. दैट इज हाउ एवरीथिंग गोज. ओके, not visible to us, ma'am. What is not visible? I mean like wasn't that visible to you guys? Like जूम करके थोड़ा मैं आप लोग के खोलने CSS वेबसाइट पे, मैं इस इधर से नहीं पढ़ाने लगी. आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट ये चीजें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं. ओके,
सो द थिंग इज, मैंने आपको बेसिकली फेमिनिस्ट थेरीज हेडर नंबर 3 है सिलेबस में, उसके बारे में आप लोगों को बताया कि दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो आप लोगों को सबसे पहले करनी है, और उसके लिए आप बेशक गूगल करें. आई विल ऑल्सो बी पोस्टिंग सम लिंक्स हियर. तो आप जब वो चीजें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यू नो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग. कैन यू गाइज वर यू गाइज एबल टू सी दैट टैब? क्योंकि मैं वापस इस स्क्रीन के अंदर आ गई हूँ, सो आई रियली वांट टू नो कि आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा. I just need few comments so that I move on to the next. I'm using this software क्योंकि मुझे issues थे Facebook Live पे. All right. So the next thing here is after feminist theories and practice, the next thing is feminist movements. अभी मैं 2019 का पेपर चेक कर रही थी और उसमें भी feminist movements के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, और ये मुझे भी बताया गया था कि ये वो इंपॉर्टेंट हेडर्स हैं. हर हेडर से ही क्वेश्चन आना है, लेकिन हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते. आप अटेम्प्ट करेंगे भी तो आपके पास इतनी सफिशिएंट जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि आप उसमें 20 में से 20 या 20 में से 18 19, वो भी बहुत आइडियल केस है, लाइक 15 मार्क्स ले सकें. बट दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें आप बाकी अपना थॉट प्रोसेस बता सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली गेट मार्क्स. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज इसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन द वेस्ट, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव फेमिनिज्म, इसके ऊपर आज बात होगी थोड़ी सी. और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पे भी बात होगी, और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान थोड़ा सा हम टच करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे इसकी ऊपर डिटेल बात होगी. इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें आया हुआ था कि आउटलाइन एंड डिस्क्राइब या एक्सप्लेन द मूवमेंट्स, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ऑफ द वेस्ट. तो आपने अगर सिलेबस ही पढ़ा हो तो आप देख लें कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन द वेस्ट कौन सी हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म. और उसको उन्होंने कहा था कि कंपेयर करें फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान के साथ और समथिंग लाइक दैट. तो आप देख सकते हैं कि एक चीज भी आपने छोड़ी हुई होगी तो आप तो गए, आप तो डूब गए, आपका तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ. सो यू हैव टू मेक श्योर नॉट जस्ट जेंडर स्टडीज बट कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो उसमें आपके जो ये बेसिक आउटलाइन एफपीएससी वालों ने प्रोवाइड की है, काइंडली उसके हर चीज को आप एक नजर जरूर दौड़ाएं. ये ना हो कि वो आपको दे दें और आप वहां बैठे हो कि मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता. ठीक है, आपको एटलीस्ट मतलब तो पता होना चाहिए. हाँ, कुछ चीजें होती हैं जिसमें इतनी इन डेप्थ आपको पढ़ना नहीं होता, बट यू आर सपोज टू गेट द मीनिंग ऑफ दैट. अच्छा, राइट, आई एम गोना गो डाउन. लेक्चर इसके हार्डली 4 या 5 लेक्चर्स होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा लेक्चर्स जेंडर स्टडीज में बेसिकली होते नहीं हैं. सो और होने भी नहीं चाहिए. बाकी जो है आप इंटरनेट सर्च करें, आपको मैं लिंक्स प्रोवाइड करूंगी, आप खुद भी थोड़ा सा करें. एंड दिस इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट. दिस इज नॉट द काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आपकी इतनी ज्यादा अटेंशन होनी चाहिए. ये आपका एक थॉट प्रोसेस होगा तो उसे करें. एंड वन मोर थिंग, थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन किया. द अदर थिंग इज दैट जेंडर स्टडीज को बहुत सारे हम लोगों की जब क्लास होती थी जेंडर स्टडीज की, सो देयर वाज द लॉट ऑफ हीट एंड डिबेट इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लड़के खासतौर पे ये समझते हैं कि जेंडर स्टडीज का मतलब ये है कि इस पेपर में सिर्फ औरतों को ऑप्रेस्ड शो करना है. एंड इट इज यस, इट इज वुमेन स्टडीज. जेंडर में ज्यादातर मसले मसाइल औरतों के ही हैं आजकल पूरी दुनिया में, सो इट इज फोकस्ड ऑन दैट. बट जेंडर स्टडीज में आपके ट्रांसजेंडर भी आ जाता है, आपका थर्ड जेंडर भी आ जाता है, उसके मसले मसाइल भी आ जाते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट वुमेन बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सो ये चीज है. तो अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं जेंडर स्टडीज का और अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि नहीं, औरत के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है इस दुनिया में एंड ये सिर्फ शोर मचाती रहती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, इफ दैट इज हाउ यू थिंक, दैट इज योर पर्सनल ओपिनियन. बहुत सारी थॉट्स कुछ लोग होते हैं जो प्रिविलेज्ड होते हैं, वो फिर भी ऐसे चीजें एक्ट्स करते हैं जिसकी वजह से आप कहते हो कि इनका तो राइट नहीं बनता ऐसी यू नो बेनिफिट ऑफ द डाउट लेने का और हर जगह आगे जाने का एंड स्टफ लाइक दैट. तो अगर आप उस चीज को सोच में रख के आप पेपर अटेम्प्ट इस तरह करेंगे कि नहीं जी, वुमेन आर इक्वल टू मैन, वुमेन जस्ट क्राई ऑल द टाइम, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट दे आर ड्रामेटिक, दे आर बीइंग ड्रामेटिक. ठीक है, अगर इस तरह लिखेंगे तो ये पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा. इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको औरतों के साथ थोड़ी सी सिंपैथी शो करनी पड़ेगी, फॉर नंबर 1. नंबर सेकंड थिंग इज, इफ यू आर अ वुमन हु थिंक्स दैट एवरीथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ मैन, तब भी वो आपको नंबर नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई बेसिकली कोई औरत मार्च वाला पेपर नहीं है कि उस पर आप मर्दों के खिलाफ लिखने शुरू हो जाएं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर जिसमें आपने प्रूफ करना है कि कैसे
जेंडर स्टडीज में औरत ओप्रेस हो रही है, और इसकी वजह इज नॉट मैन, इसकी वजह एनालिटिकल लेवल पे आप अगर डिस्क्राइब करते हो तो मैन इज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स में आपके पॉलिटिशियंस आते हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। मैन तो सोशल लेवल पे आते हैं। तो आप अगर अपने पेपर में सिर्फ मर्दों की बुराइयां करके आएंगी तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स, बिकॉज उन्होंने देखना है कि पॉलिटिकल लेवल पे वुमेन के क्या इश्यूज हैं, एजुकेशनल लेवल पे क्या इश्यूज हैं, सोशल लेवल पे क्या इश्यूज हैं, इकोनॉमिक लेवल पे वो कितना काम कर रही हैं। ऑल ऑफ दैट मैटर्स। सो इसमें अगर आपका एनालिटिकल माइंडसेट एक छोटी जगह पे फंसा हुआ है तो उस पे भी यू नॉट गोना गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स। इट्स अ वेरी सीरियस एंड फन पेपर, बट उसको आपने उसी तरह लेके जाना है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी नॉट ओनली लिबरेट्स वुमेन बट ऑल्सो मैन फ्रॉम प्रिस्क्राइब जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, वो उस पर बाद में लेक्चर्स में बात होती जाएगी। सो आर वी क्लियर ऑन दिस फैक्ट दैट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इन लाइक बोथ द वेज मैन एंड वुमेन, प्लीज कोई और सब्जेक्ट चूज कर लें, बिकॉज आपको बहुत तरीके से इन चीजों को समझना होता है, और अगर इन चीजों को समझने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, दैट्स फाइन, जस्ट पिक सम अदर सब्जेक्ट जिसमें आप ज्यादा मार्क्स लें। यहाँ आप मार्क्स लेने के लिए आए हैं, यहाँ कोई भी आप लोगों के लिए ये नहीं देखने आया कि आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो। समटाइम्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, हम लोग शायद उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए होते कि वो सब्जेक्ट सॉल्व कर सकें। सो आर वी ओके ऑन दैट? सो ताकि हम थोड़ी सी और चीजें देख सकें सिलेबस की आउटलाइन के ऊपर, और उसके बाद वील मूव ऑन टू सम ऑफ द लिंक्स दैट आर इम्पोर्टेंट एंड द वन थिंग दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस टुडे। प्लीज थोड़े से कमेंट्स कर दें ताकि मैं आगे चली जाऊं। आई फील लाइक कि मैं ऐसी बातें ना कर रही हूँ जो आप लोगों को समझ ना आ रही हूँ। इट्स अ बिट साइलेंट, आई मीन इट्स वन वे, सो बहुत अजीब लगता है इस तरह। एनीथिंग इज एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। इट्स नॉट लाइक कि कोई एक बंदा या एक शख्स या एक पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल है। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। वो आप ऐसे में भी डिस्कस कर सकती हैं, ऐसे भी आता है औरतों के ऊपर, और आप यहाँ अपने जेंडर स्टडीज के पेपर में भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट गुड इनफ मार्क्स। वाई जेंडर स्टडी टारगेट एवरी ईयर? मैम मेरा तो टारगेट नहीं हुआ, मैंने लोगों की डीएमसीज देखी हैं तो उसमें 40-45 पे जेंडर स्टडीज पे लोग आए हैं। मेरा दोनों टाइम जेंडर स्टडीज था, एंड बोथ द टाइम मतलब मेरी पिछली दफा 69 थे, इस बार आई थिंक 62 है, बिकॉज एट दिस टाइम इट वॉज अ बिट टारगेटेड आई गेस, मतलब लास्ट ईयर नॉट दिस टाइम। तो 60 लेना 40 से तो बहुत बेहतर था। सो आई बिलीव दैट 70 तक आप जा सकते हैं जेंडर में, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हम गलत लिखाते हैं जिस बात में आके, जो मैंने अभी आपको बात बताई है। अगर आप वो चीजें नहीं करेंगे और अच्छा सा पढ़ेंगे तो वो बंदा आपको मार्क्स क्यों नहीं देगा। एंड इन फैक्ट वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग दैट जस्ट हैपेंड इज कि मेरे जमाने में ये चीजें, ये वेबसाइट्स नहीं खुली थी जो अभी आप लोगों के लिए यहाँ खुल गई थी। मैं जब 1 घंटा पहले क्लास को प्रिपेयर करी थी, हम मुंह उठा के नहीं आए, हमने क्लास प्रिपेयर किया। सो व्हेन आई वाज डूइंग दैट आई फाउंड सच गुड वेबसाइट्स, और मैं अपने आप को कह रही थी कि अगर मुझे ये 2 साल पहले वेबसाइट्स मिलती तो मैं तो शायद वो जो 2 पेजेस के मेरे नोट्स हैं मैं वो भी ना लिखती, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट यूजिंग द इंटरनेट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एंड वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, एंड यू विल बी इंशाल्लाह टारगेटिंग 70+ और 80+ मार्क्स। वाई स्टडी आई मीन लाइक बुरा सा या थोड़ा सा, एंड गिव योर ऑल। हम लोग भी आप लोगों के लिए यहाँ हैं, एंड देन एस द सब्जेक्ट and A CSS. All right. Hello, Tanveer. Tanveer is basically a very good friend, and he has qualified CSS. So it's a great pleasure that Tanveer is in this group, and you're going to get a lot of help. Okay. So the thing is that feminist movements, and after that एक question gender and development में से भी 2019 में आया है, and that was from here, modernization theory and dependency theory इस दोनों पे आया, और एक short note आया है structural functionalism पे, if I'm not wrong, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जेंडर एंड डेवलपमेंट, एंड देन स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। अगर आप ये 3 हेडर्स पहले कर लो ना, फेमिनिस्ट थ्योरीज, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, जेंडर एंड डेवलपमेंट, उसके बाद स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान आओ, तो काफी क्लैरिटी आपके पास आ जाती है ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। और एक ये सफरेजिस्ट मूवमेंट भी आई है। सफरेजिस्ट बेसिकली मीन्स के वोट का हक,
जो सबको पता है, अगर अमेरिका की यूएस हिस्ट्री है आपके पास, यू नो के 19th अमेंडमेंट जो उनकी हुई थी, वो वोट का जो राइट है वो उनको दिया था. देन वी हैव, इस बार मुख्तारा माई के ऊपर केस स्टडी आई थी और वो उन्होंने ओवरलैप किया था स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. तो अगर आप एक हेडर भी छोड़ते हो एंड दोनों को उन्होंने स्वाइप करके क्वेश्चन में दे दिया, सो यू आर नॉट गोइंग, यू कांट एक्चुअली आंसर दैट. सो इट्स फाइन, आप लोगों को एक ओवरव्यू मैंने दे दिया कि ये सब हम करेंगे और आप लोगों ने भी करना है, एंड यू आर गोइंग टू बी गुड विद इट. नाउ कम्स द सजेस्टेड रीडिंग. सजेस्टेड रीडिंग्स में हर रीडिंग तो इंसान पढ़ भी नहीं सकता और पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती. एक दो रीडिंग्स आपको पढ़नी होती है, जिसमें से आईड सजेस्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट, जो सबसे लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनकी रीडिंग है. ऑलराइट, ऑलराइट, कहाँ है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स. दिस इज नॉट ह्यूमन राइट्स, दिस इज स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 2018. सॉरी गाइज, मैंने खोल के उसी पेज के ऊपर आई नहीं हूँ जो पेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स लाइक अ क्विक थिंग. आप लोग अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे तो उसमें 2018 की रिपोर्ट है, 2019 की होपफुली आ जाएगी साल के एंड तक. बट व्हाट मैटर्स इन ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान, ह्यूमंस में से हम जेंडर स्टडीज पढ़ें, सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली ओपन अप वुमेन कि वुमेन के ऊपर ह्यूमन राइट्स पे क्या बात की है. सो दिस इज अ वेरी गुड स्टडी, नॉट जस्ट फॉर एसे बट फॉर बेसिकली पाक जेंडर स्टडीज एज वेल. तो ये चीज, सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे चली गई थी इसके ऊपर. दिस सेक्शन इज अबाउट राइट्स ऑफ द डिसएडवांटेज, जिसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक वुमेन को मिलता है. वुमेन के बाद चिल्ड्रन है. सो यू कैन सी कि हाउ मच इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इज, कि उसको ह्यूमन राइट्स वाले समझते हैं कि ये एडवांटेज भी नहीं है एज कम्पेयर टू मैन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडर हेयर कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल provision for the protection of women and children. ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं, और जब पाकिस्तान का क्वेश्चन आएगा तो काइंडली उसके अंदर किसी न किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का रेफरेंस दे लीजिएगा. चाहे वो आपका करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, कुछ भी पाकिस्तान से रेफरेंस है, प्लीज ट्राई ट्राई ट्राई. एजुकेशन का जो आर्टिकल है वो कि आई थिंक आर्टिकल 25 है जो एजुकेशन के ऊपर है कि कितने तक एजुकेशन फ्री है, 16 साल तक फ्री है. जो आर्टिकल्स वुमेन के ऊपर हैं 25, 27, 35, 37, इसको आप जरूर कोट करें. आपने ये सब याद नहीं करना, आपने आर्टिकल का नंबर याद करना है. 4-5 आर्टिकल के नंबर्स हैं, आप वो प्ले करेंगे जब वहां, तो उनको खुशी होगी कि आप कुछ पढ़ के आए हैं. ठीक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और साथ अगर आपका लॉ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वहां आप UNHR जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके आर्टिकल्स कोट करेंगे. आप लोगों का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल्स के जो वर्डिंग्स हैं वो क्या है, दैट डजंट मैटर. उसको आप अपनी वर्डिंग्स में भी लिखें, वो समझ आ जाता है सबको. बट अगर आपने आर्टिकल का नंबर गलत कोट किया तो दैट इज लाइक डेथ ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, तो ये आर्टिकल, ये आई थिंक इसके अलावा कुछ है नहीं एक्चुअली, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है. इसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स पे लिख लें, या फिर आप इसको बेशक जो है प्रिंट कर लीजिएगा एज पर योर, आई मीन वो. अब शुरू किस तरह की है वुमेन के ऊपर. Pakistan has been named once again the second worst country in terms of gender equality in the world by the Global Gender Gap Index 2018, flanked by Iraq and Yemen. The scores are based on economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. So it's not just talking about the global gender index gap, उसमें हम कहाँ stand करते हैं, और side by side global gender index gap index किसी 4 conditions के ऊपर basis है. उन्होंने मुंह उठा के नहीं सर्वे किया, उन्होंने 4 चीजों की basis पे सर्वे किया है. So if you're going to not only mention कि पाकिस्तान यहाँ stand करता है, and you're going to also tell कि scores किस basis पे हमारे पास हुए हैं, क्योंकि some people are like हम इनको नहीं मानते. हमारी आई मीन लाइक ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं मिस शीरीन, व्हाट्स हर नेम, शीरीन मजारी, शी ऑल्सो सेड हम इसको नहीं मानते, बट दिस इज वेयर उन्होंने ये सब किए हैं, तो उसकी बेसिस पे हम लोग इतना नीचे आ गए हैं. ठीक है, सो
दिस इंटायर चैप्टर इज फॉर यू बिकॉज इसमें आपका एक पूरा हेडर कवर होता है, इसमें लेजिस्लेशन के ऊपर बात करते हैं, इसमें पाकिस्तान की लॉज के ऊपर बात करते हैं, इकोनॉमी के ऊपर बात होती है, वर्क के ऊपर बात होती है, एग्रीकल्चर में क्या है, क्योंकि पाकिस्तान है 70 to 80% एग्रीकल्चर. वन अदर थिंग, अपनी तरफ से 70 to 80% ना लिखिएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, पाकिस्तान की वो है एक वेबसाइट, आई नीड टू लिंक दैट डाउन, उसमें सर्वे, पाकिस्तान का जो सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक दैट्स द फाइल, उसके अंदर आपका लिखा हुआ होता है कि कितना एग्रीकल्चरल बेस्ड है और उसको आप रेफर करते हैं. एवरीथिंग इज विद रेफरेंस. आप जब ये चीजें बोलेंगे प्लीज इसको रेफर करें कि मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 2018 की रिपोर्ट है उसके थ्रू मैं रेफरेंस दे रहा हूं. ठीक है, तो इसमें वायलेंस का भी आ जाता है. सो दिस इज एन एंटायर चैप्टर दैट यू आर सपोज टू रीड एंड दिस विल हेल्प यू. Okay, Human Rights Commission of Pakistan. You are, I'm just gonna type that down here. I mean, like इसकी 2019 की रिपोर्ट भी आएगी, but I'm just gonna like copy it and I'm gonna paste it here. So you guys have the link and you guys can just download the chapter. ह्यूमन राइट्स कमीशन में और भी बहुत सारी चीजें, अगर आपने उसको देखनी हो, बाकी सब्जेक्ट से रेफरेंस लेना हो तो प्लीज दें, लेकिन प्लीज आप कॉन्स्टिट्यूशनल और यूएन क्या जो डिक्लेरेशन है उसको आप लिंक करेंगे जेंडर स्टडीज में. योर पेपर इज गोइंग टू बी रियली ऑसम. अगर आप देखें वो लिंक नहीं करते, आप 60 लोग एक हॉल में बैठे हुए हैं, आपका पेपर आता है, आपने लिंक भी किया हुआ है, आपने रेफरेंस भी दिया हुआ है, आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ी हुई है, आपने सब कुछ किया हुआ है, दे आर गोइंग टू बी लाइक ये बंदा पढ़ के आया है. इस बंदे ने जेंडर स्टडीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया. जेंडर स्टडीज गिरा इसलिए है क्योंकि जेंडर स्टडीज को फॉर ग्रांटेड लिया गया है. सब लेते हैं, सब कहते हैं इतना आसान सा सब्जेक्ट है, जाएंगे औरतों के बारे में रोएंगे, औरत के साथ बुरा होता है, वी गोना गेट मार्क्स. नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स. दिस इज अ सीरियस सब्जेक्ट, अ फन सब्जेक्ट बट अ सीरियस सब्जेक्ट, और सही चीजें जब आपको मिलेंगी यू आर इंशाल्लाह गोइंग टू गो थ्रू. ओके, so this was one thing. इसके अलावा एज सच कोई बुक नहीं है. हमारी मार्केट में एक हाउएवर बुक है, उसका नाम है जेंडर स्टडीज बाय नवाज खालिद अरबी. ऑनेस्टली इस बुक में सिर्फ एक दो चैप्टर्स अच्छे थे, उसमें से भी एक दो चीजें अच्छी थी. आई एम श्योर कि वो इंटरनेट पे भी होंगी अवेलेबल और वो हैं अवेलेबल. सो वी आर जस्ट गोना लिंक दैट डाउन फॉर यू एंड नो नीड टू बाय एनी स्पेसिफिक बुक फॉर जेंडर स्टडीज बिकॉज आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है और अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कीजिएगा. नेक्स्ट वी हैव इज दिस पेपर. आई मीन लाइक ठीक है, आप सब पढ़े हो, उसके बाद पेपर देखें, साइड बाय साइड थोड़ा सा देखें कि उसने किस तरह डिस्कस किया है, लेकिन अपनी पूरी मेहनत करें प्लीज. ऐसे पेपर्स को आपने रखना है साइड पे कि यार ये पेपर में किस तरह आ रहा है, बट इसके साइड बाय साइड आपने अपने सिलेबस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि मैं ये चीज चलो छोड़ देता हूँ. डोंट बी लाइक दैट. ओके, देन वी हैव अनदर वेबसाइट. Another website is United Nations. United Nations बहुत ज्यादा काम करती है पाकिस्तान की औरतों पे, पाकिस्तान की औरत पॉलिटिकली क्या कर रही है, इकोनॉमिकली क्या कर रही है, सोशली क्या कर रही है. अब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन आती है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू लिंक दैट डाउन ताकि आप लोग ये ना समझे कि मैं ब्लर चीजें आप लोगों को सिर्फ पढ़ा रही हूँ. It's okay if display is not clear because I'm just linking those things down here. तो आप लोग बाद में पढ़िएगा और मेरी वॉइस सुने. That is going to be sufficient for you. सो व्हाट हैपेंस इज जब आप उस हेडर में पहुंचेंगे कि आपने पॉलिटिकली पाकिस्तान की औरत क्या करी है, तो कोई बुक आपको बता नहीं सकती कि पॉलिटिकली पाकिस्तान की औरत क्या करी है. वो चीजें आपको सर्विस बता सकते हैं. सर्विस में जब आप यूनाइटेड नेशंस एशिया स्पेसिफिक की इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको और ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है दैट इतनी पॉलिटिकली हमारी सीट्स हैं, नेशनल असेंबली में इतनी सीट्स हैं, ये है वो है, ये है वो है. लेकिन आई एम श्योर वो क्वेश्चन आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है. दे आर गोइंग टू आस्क यू कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में मसला क्या चल रहा है एंड do we need to increase the number of seats? If yes, why? If no, why? तो उसके आगे आपको आंसर्स आने चाहिए. अगर आपके आंसर में रिकमेंडेशन नहीं है और उस रिकमेंडेशन में अगर नफरत है, मतलब लाइक कि इसको हटा दे, इसको तो हटा देना चाहिए, देयर इज नो सच थिंग, नो सच आंसर लाइक दैट. आप किसी भी बंदे को हटा के अपने मुल्क से, आई मीन लाइक हमारे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, किसी को भी हटा के आप वो काम पूरा नहीं कर सकते. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपने उन सबके साथ कलेक्टिव एफर्ट करनी है और कलेक्टिवली काम करना है और बर्दाश्त रखनी है. तो आपकी रिकमेंडेशंस बहुत मेच्योर लेवल पे होनी चाहिए. इस पेपर में कोई भी आंसर आपका इमेच्योर लेवल पे होगा तो दे आर गोइंग टू बी लाइक
लाइक ये तो सिर्फ टाइम पास पेपर है, इसको 40-45 ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे अगर इसने थोड़ी सी लेंथ ज्यादा लिखी हुई है, वरना आई एम श्योर दैट जेंडर स्टडीज में 40 से ऊपर नहीं देते. आई डिडंट रीड दैट बुक एंड आई एम 100% श्योर दैट जो ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं दे आर मोर देन इनफ, एंड आई बिलीव कि उनकी बुक आप लें. आई एम श्योर कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या लिखा होगा. दे बुक्स क्या होती हैं, इट्स जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ वट एवर इज अवेलेबल ऑनलाइन. अगर आपको उनकी बुक पसंद आती है तो व्हाई नॉट गो फॉर इट. मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगी कि अपना पेपर सबके पेपर से डिफरेंट हो और ऐसा चीखता हो वो पेपर हो कि अगला जस्टिफाई हो जाए कि यार दिस पर्सन डिजर्व 70 above marks. So keep that approach. Don't go for like shortcuts unless or until आपको नहीं समझ आ रही basics बिल्कुल भी, then yes please go for it. अच्छा, ये all clear on gender studies syllabus and gender studies links, like एक United Nations की link है और एक Human Rights Commission की report है. Is that clear? If anyone can give me like a comment if it's clear, because I technically can't hear anyone. I guess everyone is just like is it clear? Should we move on to the next thing, to the first thing that I really want to discuss? All right, thank you Hiba. अब आप लोगों के सामने ही है कि this is a PowerPoint presentation that I'm going to why should I download it? I should just link it up to you guys here. So this is a presentation that is on the first thing that we are going to actually discuss. I have actually posted in comments. This is a presentation on 3 waves of feminism, and ये आपका पहला like feminism का जो header है उसके अंदर जो पहली चीज है ना, what do you say, feminist movements in the West, first wave, second wave and third wave, very important thing. ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए गूगल कर रही थी और मुझे नॉट क्लियर, क्या आपको क्लियर नहीं है? we'll get back to you, क्लियर नहीं है, बाकियों को क्लियर है. इस प्रेजेंटेशन का एक चीज है दैट दिस प्रेजेंटेशन इज ऑन जेंडर स्टडीज एंड इट इज एक्चुअली फंडेड बाय द यूरोपियन यूनियन. उनका एक प्रोग्राम होता है, उसकी फंडिंग से ये लड़की आई है, एक PhD स्टूडेंट है, एंड शी मेड अ प्रेजेंटेशन ऑन इट. सो आई मीन लाइक गूगल इज फुल ऑफ एवरीथिंग. आपको मैं कह रही हूँ फेमिनिज्म के ऊपर पाकिस्तान इतना आगे स्टडी वाइज अभी नहीं किया, इट्स अ फ्रेश थिंग, बट बाहर के लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर ली है. सो गो फॉर गूगल, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन एंड इट जस्टिफाइज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस टॉपिक. So the first thing here is what feminism is. I'm going to speak it out for you all so that you guys are able to hear it. Do send the second website link. I just sent it above. ऊपर मैंने भेज दिया, मैंने 3 वेबसाइट्स के लिंक्स भेजे हैं. Okay, feminism is a collection of political movements, social movements and ideologies that defend the political, economic, personal and social rights of women. So feminism is not just एक डोमेन. फेमिनिज्म की आप जस्टिफाई कर लो तो 4 डोमेन्स हैं. नंबर 1 पॉलिटिकल, नंबर 2 सोशल, नंबर 3 इकोनॉमिक एंड नंबर 4 पर्सनल. क्योंकि आप जितना कह लें औरत का घर में भी उतना ही रोल होता है डोमेस्टिक लेवल पे जितना बाहर होता है. सो यू कैन नॉट इग्नोर दैट. ठीक है, तो इन 4 लेवल्स पे आप जितनी मूवमेंट्स करते हो, क्यों मूवमेंट्स करते हो? ताकि औरत को भी इक्वालिटी मिले इन 4 डोमेन्स में जैसे कि मर्दों को मिलती है. If this is what you think feminism is, then you're correct. If you think feminism is that no, हमें इसमें हक चाहिए, हमें इसमें हक चाहिए और बाकी सब चीजों को आप डिफाइन ही नहीं करें कि उधर आपको हक मिलता है या उधर आपको हक नहीं मिलता, आप क्लियर नहीं हो, तो आप किसी से हेल्दी डिबेट नहीं कर सकते एंड यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट इवन इफ यू कॉल योरसेल्फ वन. ठीक है, तो फेमिनिज्म की डेफिनेशन है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल एंड सोशल राइट्स ऑफ वुमेन के लिए जितनी पॉलिटिकल लेवल पे मूवमेंट्स होती हैं, सोशल लेवल पे मूवमेंट्स होती हैं और जितने लोगों ने इसके ऊपर आइडियोलॉजिकली रिसर्च की हुई है उन सब की कलेक्शन फेमिनिज्म होती है. ठीक है, तो हमने इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन इन लेवल्स पे करनी है. हमने इक्वालिटी इस लेवल पे नहीं करनी कि उसको ये हो गया तो मुझे ये क्यों नहीं हुआ, उसको ये हो गया तो मुझे क्यों नहीं मिला. एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर ओन हार्डवर्क इन लाइफ. उसकी बेसिस पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं. Feminists act, speak, write and advocate on behalf of women issues and rights and identify injustice to females in the social status quo.
फेमिनिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस. अब उसने इसको अंडरलाइन इसलिए किया है बिकॉज इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस को उसने बोल्ड भी किया, अंडरलाइन भी किया है, बिकॉज वी आर नॉट फोकस्ड ऑन द बायोलॉजिकल थिंग्स. वी कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग दैट इज बायोलॉजिकल. जो चीज बायोलॉजिकल है वो है, उस पर कोई बहस नहीं करता ये सब्जेक्ट बहस करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल डोमेन्स पे, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. ये हमें आपको चाहिए. तो अगर आप इनके ऊपर बिलीव रखते हो, सो यू आर अ फेमिनिस्ट. व्हाट फेमिनिज्म इज नॉट? फेमिनिज्म इज नॉट अ बिलीव दैट वुमेन आर सुपीरियर इन एनी केस. फेमिनिज्म इज नॉट हेटिंग मैन, विच इज एक्चुअली मिसैंड्री. ठीक है, ये जो लोग नफरत करते हैं ना मर्दों से, दैट वो जो मेन लड़कियों से करते हैं नफरत, दैट इज बेसिकली मिसोगिनिस्ट. और जो लड़कियां नफरत करती हैं मर्दों से, दैट इज बेसिकली मिसैंड्री. एंड यू कैन कोट दैट डाउन इन द पेपर एज वेल. दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग एंड इट इज नॉट मेल ऑप्रेशन. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म. मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल इधर गायब हो गई हूँ. वेव्स ऑफ फेमिनिज्म. Waves of feminism. Waves of feminism are basically three. Can you see this thing? If I actually go here, मैंने बहुत zoom in कर दिया. आप लोगों को ये नजर आ रहा है? Are you able to actually see this? If not, I'd suggest that आप लोग इसको अपने लैपटॉप्स में डाउनलोड कर लें and then you follow down the PowerPoint slide number जिस पे मैं हूँ, because that way you're going to actually be able to know कि क्या हो रहा है. अगर आप लोग उसको डाउनलोड कर लें इन लाइक अ सेकेंड और सो, अगर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट बी ग्रेट. प्लीज लेट मी नो अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, देन आई कैन एक्चुअली प्रोसीड. आई हैव नो आइडिया ये इस तरह की क्वालिटी. ओके, हाईएस्ट क्वालिटी पे हूँ इस वक्त मैं आप लोगों के साथ. ऑलराइट, थैंक यू. Okay, so waves of feminism में Western feminism में 3 waves थी. ठीक है, 3 waves. Why is it called a wave? A wave because इसमें highs and lows हैं. Sometimes women के साथ अच्छा होता था, the country or the country or the region was with women, बड़ा उनको support मिलता था, but sometimes कोई भी उनको नहीं सुनता था. आप जितना कर लें, कोई कहता था we are dealing with so many other crises, please आप इसके ऊपर ना बात करें. So this is why it is a wave. Sometimes women were successful, जो भी movement करती थी अपने rights के लिए, and sometimes they were not successful, so that is why it is called a wave. First wave goes back to the 19th century through early 20th century. इसमें बेसिकली हमारा सबसे पहला आता है सफरेज मूवमेंट, क्योंकि अमेरिका में जो राइट्स था वुमेन का, वो आपको 19th अमेंडमेंट में मिला था. उससे पहले आपकी औरतों के पास कोई हक नहीं था कि आप जाके वोट दे सकें. सो आई थिंक इट वाज स्विट्जरलैंड और समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर, जिसके पास वोट का हक था अमेरिका से पहले. बट द थिंग इज दैट द वुमेन वेंट आउट इन द स्ट्रीट्स, वाइट वुमेन बेसिकली, they were privileged, but वो white women थी UK और US की, and they went onto the streets and they said कि भाई हमें suffrage का right दो, हमारी working conditions ठीक नहीं है और हमारे educational rights नहीं हैं इतने ज़्यादा जितने के लड़कों के हैं, so we need to focus on these 3 areas. इन 3 चीज़ों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई. कोई भी मूवमेंट होती है ना, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, अगर आप हर चीज़ हर जमाने का एक लेवल होता है. राइट नाउ अगर मैं कहूँ कि जी मुझे सफरेज के लिए आप कर दें, तो पीपल आर गोइंग टू लाफ एट मी, पीपल आर गोइंग टू बी लाइक आपको ऑलरेडी वो राइट अवेलेबल है. एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो लॉ के अंदर पाकिस्तान में एजुकेशनल राइट्स वुमेन एंड गर्ल्स के लिए दिया हुआ है. सो पीपल आर गोइंग टू बी लाइक आप किस चीज के लिए लड़ रही हैं, आपकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, अलग बात है, लेकिन लॉ तो बना हुआ है इसके ऊपर. सो हर जमाने के लॉज डिफरेंट थे, और जहां लॉज नहीं बने हुए थे वहां दे वर फाइटिंग फॉर देयर पर्टिकुलर राइट्स. सो दीज आर द 3 थिंग्स. आपको ये अपने छोटे सा स्टिकी नोट लें, कुछ लें, उस पर आप ये लिखें कि ये 3 कंडीशंस थी जो कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर दे वर फाइटिंग फॉर दीज 3 पर्टिकुलर थिंग्स. सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जंप मारती है 1960s से 1980s में, जब हमारी आई थिंक अमेरिका में सिविल वॉर भी स्टार्ट हो गई थी और ब्लैक राइट्स मूवमेंट भी स्टार्ट हो गए थे. उस जमाने में औरतों ने कहा लेट्स गो एंड वी शुड ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवर राइट्स. अब इस जमाने में तो वो चैलेंजेस नहीं है जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में थे. Therefore,
अब इनइक्वालिटी जो आ गई थी वो लॉज के ऊपर आ गई थी कि नहीं, अब आपने लॉज बना तो दिए हैं बट आर लॉज आर नॉट सिमिलर या जस्टिफाइड एज कम्पेयर टू द लॉज ऑफ मेन, एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज आ गई थी, ठीक है, कि मतलब कल्चरली हमें वो चीजें नहीं मिलती जो मर्दों को मिल रही हैं, जो प्रायोरिटी मर्दों को मिल रही हैं, और हमारा जो रोल है वुमेन का सोसाइटी में वो बिल्कुल एक आई मीन लाइक रिप्रोडक्टरी एक रोल है, लेकिन हमारा और भी दुनिया में काम है, इट्स अ बैलेंस थिंग. सो इसके ऊपर वो बहस करना शुरू कर दी थी, और इसके ऊपर एक स्लोगन था, द पर्सनल इज प्रोफेशनल. आई एम गोना जस्ट टेल यू द स्लोगन जो एक बेटी नामी लड़की है उसने अपनी बुक में लिखा था. एंड अगर आप इस लड़की का नाम रेफर करते हैं ना अपने वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के क्वेश्चन में, उसने आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देने. उसने कहना है भाई इस बंदे ने पढ़ा हुआ है कि ये बेटी कौन थी एंड बेटी की बुक का नाम क्या था, और बेटी ने उस बुक में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, एंड बेटी ने क्या स्लोगन दिया था लड़कियों के लिए. सो इफ यू आर एक्चुअली गोइंग टू गो अबाउट दैट, आपको आप यू गेटिंग द स्ट्रक्चर राइट. हर किसी को ये चीजों का पता होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप जब निटी ग्रिटी चीजें ऐड करेंगे ना साथ, तो आपको क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली दूसरे के क्वेश्चन के आंसर से बेहतर होगा. अच्छा, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगी कि सेकंड वेव में बेसिकली पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज आने शुरू हो गए थे. बेसिकली आपके जो ये अबॉर्शन के राइट्स हैं, ये अबॉर्शन के राइट्स हैं, वुमेन इन द डोमेस्टिक लाइफ, अनपेड वर्क बहुत ज्यादा होता था एंड स्टफ लाइक दैट. सो उसका सेकंड वेव में पर्सनल इश्यूज बहुत ज्यादा आगे थे. थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म एक कंटिन्यूएशन थी 1990 से 2000, और जो सेकेंड वेव के फेलियर्स थे, कुछ चीजें नहीं सेकेंड वेव की लड़कियां कर पाई, उन्होंने जो मूवमेंट की वो मूवमेंट थोड़ी सी अजीबो गरीब हो गई थी. तो थर्ड वेव उसकी कंटिन्यूएशन आई थी कि नहीं, इसमें कुछ चीजें हैं वो हम सही तरह नहीं लोगों को बता सके कि हमारे लिए ये इश्यूज हैं. क्यों? क्योंकि वो व्हाइट वुमेन थी. व्हाइट वुमेन के अपने मसले मसाइल हैं. They are Christians, they have their own religion, they have their own perks and they have their own problems. जो एक और religion की लड़की होगी उसके और problems होंगे, एक black woman के और problems होंगे, क्योंकि white और black में भी तो कितना मसला आता है. So third wave was basically focused on identities as well, race as well and religion as well, because ये चीजें तो उन white woman ने नहीं डाली थी first और second wave में. So this is how the dimensions of first, second and third wave of feminism were there. Okay, let me see your comments now. Do you now understand the basics of first, second and third feminism? अगर मैं किसी से पूछूं कि जी आप फर्स्ट फेमिनिज्म में बताएं कि व्हाइट वुमेन किन चीजों पे फोकस करती थी, अच्छा सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म हुई कब, एंड सेकंड वेव में किन 3 चीजों के ऊपर फोकस था, एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, उसका क्या फोकस था. आप इन सबको अगर 4-5 पेजेस में थोड़े से टिप्स एंड बिट्स करके एड ऑन करेंगे तो आई बिलीव योर पेपर इज गोइंग टू बी justified. Okay, you got that. Now I'm going to link you to Betty Friedan. That lady actually wrote a book called I think Mystique Feminism, and पैदा ये क्योंकि 1920s में हुई थी, तो इसका फर्स्ट वेव से कम ताल्लुक था, ज्यादा ताल्लुक सेकंड वेव से था, और उसी जमाने में इसने कह दिया. नाउ आई हैव एक्चुअली लिंक्ड यू विद द ohiohumanities.org Betty Friedan the 3 waves of feminism. आप लोग प्लीज इसको काइंडली अभी ना खोलें, अभी लेट मी जस्ट एंड दिस थिंग अप. ओके, सो द अदर थिंग इज, अब इसकी डिटेल्स हैं पावर पॉइंट में, यू कैन रीड दैट योर सेल्फ. मैंने आपको वर्बली बता दिया कि यूरोप, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स में ये इनके की कंसर्न्स थे. प्लीज पेपर में की कंसर्न्स बेशक इफ यू वांट एक लिख लेना, लेकिन उसके बाद प्लीज एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन जरूर करना. That is the thing. Women's suffrage, the right to education, bettering working conditions, marriage and property laws, because बहुत सारी औरतें प्रॉपर्टी भी ओन करती थी, बट देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉ कि इनको क्या जस्टिफिकेशन देगी कि किसको क्या मिलेगा. एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स एज वेल, कि वो उसमें उनका भी कंसेंट शामिल होता है. इट्स नॉट दैट इट्स ओनली द मेल हु इज गोइंग टू डिसाइड इट, द वुमन ऑल्सो हैज द राइट टू डिसाइड इट दैट यू नो वेदर वी शुड गो फॉर इट और नॉट. So both have the consent to go for it. First wave feminism में women suffrage parade of 1930 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरह परेड कर रही हैं, and I think they're dressed up for the suffrage movement, votes for women, and that's a nice thing. The next thing is कि I think is silent movement कोई है. My president, I don't know what they have written, must I think कोई पुरानी इंग्लिश है. My president now
लॉन्ग मस्ट वुमेन वेट फॉर लिबर्टी. ओके, आई डोंट नो, इन्होंने आई थिंक पुरानी इंग्लिश के साथ लिखा है, मतलब वुमेन को लिबर्टी दें, दैट वाज आल्सो. तो आप इन दोनों को कोट भी कर सकते हैं कि ये फर्स्ट वे फेमिनिज्म में वुमेन सफरेज परेड ऑफ 1913 हुई थी और 1917 से 1919 में हमारे पास साइलेंट सेंटिनल्स हुआ था. ठीक है, एंड यू कैन एक्सप्लेन इट इन 1 or 2 लाइन्स कि आपको क्या हुआ था. अब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीजें आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी और आप लोग बस क्या करें, नहीं मिल सकती हैं आपको बुक के अंदर. अच्छा, सेकंड वेव फेमिनिज्म इज अ पीरियड ऑफ फेमिनिस्ट एक्टिविटी. आपको बता रहे हैं इसमें पर्सनल की बात हो रही है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी बॉडीज के ऊपर बात हो रही है. घरों में जो वायलेंस होते थे, मैरिटल रेप होते थे, डोमेस्टिक अब्यूज होती थी, और फिर उसको बर्थ कंट्रोल और अबॉर्शन लीगलाइज करने पे था, जिसको लीगलाइज कर दिया था फिर उन्हीं कंट्रीज ने जो ये हमारे पास होते हैं स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इन्होंने लीगलाइज सबसे पहले किया था. थर्ड वेव फेमिनिज्म रिस्पॉन्स हुई थी फेलियर की वजह से. फिर की कंसर्न्स में डाइवर्सिटी ऑफ वुमेन थी, रेस, नेशन, जेंडर आइडेंटिटी. ठीक है, और मीडिया भी एक रोल प्ले करता है, और लैंग्वेज के ऊपर भी वुमेन के ऊपर बहुत इनजस्टिस होती है. लैंग्वेज के ऊपर हमारे मुल्क में ही जैसे इंग्लिश को एक बहुत सुपीरियर लैंग्वेज समझा जाता है, उसी तरह दुनिया भर में ये होता था. ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली अ ग्रेट 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 प्रेजेंटेशन ऑन first, second and third wave of feminism. And let's move on to how to save link. बेटे आप राइट क्लिक करके सेव कर लें या फिर आप खुद लिख लें. एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज प्लीज मैसेज मी, आई डेफिनेटली सेंड यू द लिंक अगैन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ओहायो ह्यूमैनिटीज लिंक. ओहायो इज लाइक इन USA and Ohio is really known for its studies. So this is a very nice blog that I found for you guys. मुझे अपने पेपर में ये चीजें नहीं मिली थी and I'm really jealous. Even though jealous तो नहीं, I'm really thankful to Allah Ta'ala that आप लोगों के लिए मिल गई, and it's going to help not only you guys but me as well. Okay, अब बेटी फ्रेडन ने भी यही सब लिखा जो मैंने आपको उसकी बंदी की प्रेजेंटेशन में सिखा दिया था. तो लेकिन इसमें थोड़ी सी और डिटेल्स भी हैं कि आप किस तरह एलाबोरेट अपने ओपनिंग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस की. ठीक है, आपको 3 वेव्स के ऊपर बात की है. डोंट जस्ट जंप ऑन टू द 3 वेव्स. जरा फेमिनिज्म की वेव्स क्यों हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो फेमिनिज्म है वो फेमिनिज्म की जो टर्म है वो हमें कहती है कि आप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक मूवमेंट्स करें ताकि इक्वल राइट्स एस्टैब्लिश हो सके और लीगली प्रोटेक्शन मिल सके. देखिए, आप मूवमेंट इसलिए करते हैं ताकि लॉ में वो बात आ जाए. जब लॉ में वो बात आ जाएगी तो फिर उसको आपकी इंस्टीट्यूशंस लाइक दे आर गोइंग टू फुलफिल एंड एग्जीक्यूट दैट. आपके लॉ में ही वो चीज नहीं है तो आप दुनिया इधर से उधर कर दें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. सो एट द एंड of the day the movements are for the equal rights and legally उसको प्रोटेक्ट करे वुमेन को. ठीक है, तो आगे उसकी बहुत अच्छी सी लाइन है कि over time feminist activists have campaigned for issues such as women's legal rights, especially in regards to contracts, property and voting, body integrity and autonomy, abortion and reproductive rights including contraception and prenatal care, protection from domestic violence, sexual harassment and rape, workplace rights including maternity leave and equal pay, and against all forms of discrimination women encounter. ये मैं कॉपी करके कमेंट्स में लिख रही हूँ because this is how it has justified कि मैं अपने क्वेश्चन में ये तमाम चीजें डिस्कस करूंगी डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर. आपके एसे में भी आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट में जनरली नॉट डिटेल्स बट एक जेनेरिक बॉडी में आपके स्कोप को बता देना चाहिए. बेसिकली दिस इज द स्कोप ऑफ योर क्वेश्चन कि मैं ये तमाम चीजें डिस्कस करूंगी और ये आपके 5 से 6 पेजेस कहीं नहीं गए. सो आई एम जस्ट गोना राइट इट डाउन in the link once the lecture okay I don't know ये comment बहुत बड़ा होगा but this is बेसिकली द थिंग हियर इज कि देखिए, मैं आपको एक और बात यहाँ बताऊंगी, शायद आप लोगों को ये पता ना चल रही हो. यहाँ दे आर मूविंग लीगल राइट्स के ऊपर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है कि लीगल राइट्स के अंदर क्या क्या राइट्स इनको नहीं मिले. ठीक है, उसके बाद अगर वो बॉडी इंटेग्रिटी एंड ऑटोनॉमी के ऊपर गई हैं तो उसमें उन्होंने आगे सेमाई कॉलन लगा हुआ है और उसके बाद उन्होंने बताया है, सेमाई कॉलन का मतलब है इसके बाद जो चीज बताएंगी वो डिटेल्स होंगी उस सेमाई कॉलन से जो पहले चीज लिखी हुई है. तो उसके बाद उसने डिटेल्स बताई है कि बॉडी इंटेग्रिटी में कौन सी चीजें इनको नहीं मिली. ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हरासमेंट एंड रेप, सॉरी सेमी कॉलन पे खत्म हो गया वो चीज.
अच्छा, उसके बाद वर्क प्लेस राइट्स इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव एंड इक्वल पे। अब वर्क प्लेस राइट्स के आगे उसने डिस्क्राइब किया है कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी जिसके लिए वो बहस कर रही थी, और उसके अलावा उसको कंक्लूड करने के लिए उन्होंने कहा है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसके अलावा भी जो वुमेन फेस करती हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने बेसिकली ये मूवमेंट्स की। सो दिस इज अ वेरी जेनेरिक ओपनिंग ऑफ योर क्वेश्चन, हाउएवर इसके अंदर हर वो चीज उन्होंने बता दी है जिसके ऊपर आप जाएंगे। प्लीज हर क्वेश्चन करने से पहले ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर कीजिएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द की टू योर क्वेश्चन। अगर आप मुंह उठा के क्वेश्चन का आंसर लिखने शुरू हो जाएंगे, दैट इज नॉट द वे। क्वेश्चन के वेरिएबल्स होते हैं, उसको समझने की कोशिश करें, उसको बैक ऑफ द पेज पे जाके एक जरा 5-10 मिनट दें और उसको सोचें कि मैं इसके अंदर क्या क्या लिखूंगा। और जब आपने सोच लिया है कि बस मैंने ये सब कुछ ही लिखना है, जैसे कि इस पैराग्राफ के अंदर है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वेबसाइट का, तो उन्होंने इस वेबसाइट के आगे नीचे पूरे आर्टिकल के अंदर यही चीजें बताई हुई हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो राइटिंग समथिंग एज ब्यूटिफुल एज दिस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ योर आंसर। आई एम अगेन गोइंग बैक टू द वेबसाइट। अब वो बता रहा है कि फेमिनिस्ट हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 वेव्स। अब वो 3 वेव्स को जनरली बता रहा है कि उसकी टाइमलाइन क्या थी। फर्स्ट वेव 19th एंड 20th सेंचुरी, सेकेंड वेव 1960s से 1970s एंड थर्ड वेव 1990s से ऑनवर्ड्स हैं। सम पीपल ऑल्सो से कि फोर्थ वेव शुरू हो गई है, बट दैट इज नॉट समथिंग राइट नाउ इन दिस सिलेबस एंड दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दैट। नाउ दे आर स्टार्टिंग ऑफ विद फर्स्ट वेव। डेफिनेटली आप आर्टिकल तो लिखने नहीं जा रहे, आप हेडिंग्स भी देंगे, आप मार्कर से हेडिंग्स देंगे। और इसमें आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दिस लेडी बेटी फ्रीडन। शी वॉज अ की प्लेयर इन सेकेंड वेव फेमिनिज्म। उसकी बुक आई थी 1963 में। हर बुक द feminine mystique criticized the idea that women could find fulfillment only through child rearing and homemaking. So this is the main crux of a book कि ये आपकी जो है ना आइडिया है उसको उसने क्रिटिसाइज किया था। जस्ट राइट इट डाउन इन योर पेपर एंड दैट चेकर वुड बी लाइक ये मेहनत करके आए, क्योंकि चेकर कोई आम सड़क का चेकर नहीं होगा, उसने भी जेंडर स्टडीज में बहुत पढ़ा होगा। सो ही इज गोइंग टू एक्चुअली लाइक दैट डाउन। ये सब कुछ यहाँ गिवन है और थर्ड वेव का भी यहाँ गिवन है। ब्यूटिफुली रिटन ब्लॉग एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। प्रिंट दिस इफ पॉसिबल, ताकि आपको जब लर्निंग आप आखिरी दफा रिवाइज कर रहे हो, ये बहुत अच्छा आपको एक रिफ्रेशिंग डोज देगा। So I hope that first wave, second wave and third wave feminism पे इतना डेटा मैंने आपको प्रोवाइड अभी कर दिया कि आप इजीली अच्छी तरीके से आंसर कर सकोगे। इफ यू कुड जस्ट टेल मी कि आप लोगों को समझ आई है इस छोटी सी कोशिश की जो मैंने करने की कोशिश की है। इफ यू आर गोइंग टू वर्क आउट ऑन इट अ बिट मोर, इसके ऊपर वैसे और कुछ वर्कआउट हो नहीं सकता, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू फाइंड एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट ऐड दैट डाउन देयर ब्यूटिफुली एंड लेट द चेकर नो कि आपने ब्रेडी का नाम लिया है, आपने वो बातें बोली हैं, एंड आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। So if you guys understood that, please let me know ताकि मैं थोड़ा सा और आगे जा सकूं। I just want to send you guys another link which is on United Nations conferences on women. इसके बाद यूनाइटेड नेशंस जाग उठे और यूनाइटेड नेशंस ने कहा अब हम औरतों के ऊपर भी कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, विच इज अ ग्रेट थिंग, बट काफी लेट उनको एहसास हुआ कि ये सब कुछ करना चाहिए। सो दिस इज द लिंक which I am posting it here, and this link is basically going to tell you about the 4 conferences that basically globally occurred on the topic women, और इसमें सारी जो आई थी वो भी औरतें ही थी। So that was one of the thing. 4 world conferences on women convened by the United Nations in the past quarter of a century have been instrumental in elevating the cause of gender equality to the very center of the global agenda. अच्छा, अब इसमें आपके पास चारों हैं। सबसे पहले 1975 में हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। सेकंड 5-5 साल का गैप है, मतलब 75 पे पहली हुई, 80 पे दूसरी हुई, 85 पे तीसरी हुई, और फिर 10 साल के गैप के बाद फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन में क्या खासियत थी। आई डोंट थिंक दे आर एवर गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन कि बताएं जी इसके अंदर कौन लोग थे, क्या थे। यू जस्ट गोइंग टू रिमेंबर द की पॉइंट्स। इस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ये अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस की फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, जो कि चाइना बीजिंग में हुई थी, और 189 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑल वुमेन, सारी औरतें ही बैठी हुई थी। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आप जो है पीस एंड डेवलपमेंट, इक्वालिटी, इसके ऊपर आप करते थे, और थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस डेकेड फॉर वुमेन भी
आई मीन लाइक उसके ऊपर भी बात हुई थी कि ये तो यूनाइटेड नेशंस वुमेन के लिए बहुत काम कर लिया उसने. अच्छा, फिर उसके इसमें उन्होंने आई मीन लाइक वही बात की थी 80 और 85 में, वही बात की थी, सिर्फ जगहें बदली थी. और उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन ईयर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आई मीन डिस्क्राइब किया था, मेक्सिको सिटी में हुई थी. एंड दे ऑल्सो ऑब्जर्व टू रिमाइंड द कम्युनिटी दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम एंड वी नीड टू डू स्टफ ओवर इट. ठीक है, तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है. अगर इस पे अंदर जाना है तो ये एरो क्लिक हुआ हुआ, एंड प्लीज उसके अंदर जाएं और वो आपको ले जाएगा फिर उसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में. इतना ज्यादा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, बट देयर इज अ लुक on how the general view आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. and they were only women. that was one of the most surprising things. आपको पता होना चाहिए कितनी कंट्रीज आई थी और क्या हुआ था, छोटी सी चीज की मैंने. so that is nice. अच्छा, फिर I'm just going to check your comments conference. okay, then so basically अगर आप हेडर पे जाए, जो आपका फोर्थ हेडर है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, उसमें मैंने आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन द वेस्ट, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव के जितने मेरे लिंक्स बनते थे मैंने आपको दे दिए हैं. दे आर मोर देन सफिशिएंट. देन उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस ऑफ वुमेन में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट द लिंक दैट आई हैव प्रोवाइडेड ओवर देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट थिंग इन दिस हेडर इज फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान. 2019 में जो पेपर आया उसमें उन्होंने, अब वो बंदा कोई पढ़ ले, वो तो बड़ी आसान सी चीज थी, उन्होंने उसको मुश्किल बनाया बाय लिंकिंग दैट क्वेश्चन विद द फेमिनिस्ट मूवमेंट जो पाकिस्तान में हुई है. आई सॉ अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स, लेकिन मुझे ये रिसर्च पेपर इंसानों वाला भी लगा, समझने वाला भी लगा, और इसमें बहुत इजीली रिकमेंडेशंस भी औरतों की प्रोवाइड हुई हुई, एंड विच इज द मेन थिंग जो आप लोगों को जिस पे फोकस करना चाहिए. सो दिस रिसर्च पेपर इज बाय डॉक्टर रुबीना सैगोल. डॉक्टर रुबीना का नाम मैंने खुद सुना हुआ है पाकिस्तान में. तो ये इनका फेमिनिज्म इन द वुमेन्स मूवमेंट इन पाकिस्तान, इसमें स्ट्रैटेजीज क्या है इसके ऊपर भी इन्होंने बात की है. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लिंक इट हियर. अच्छा, सो right, so this feminism and feminism movements in Pakistan, वो इस लिंक से इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा. there are some other things that I know about it. इसमें बेगम राना लियाकत अली के ऊपर भी इन्होंने लिखा है, बिकॉज इसमें हिस्ट्री भी है. हिस्ट्री के बाद आहिस्ता 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 करके 2016 तक उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने ये दिए हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हो रही हैं उनका कोई कलेक्टिव एजेंडा नहीं है. एवरीवन थिंक्स ऑफ फेमिनिज्म एंड मूवमेंट्स अपने तौर पे, और कोई कलेक्टिवनेस नहीं है जो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस एरा की बात थी लोगों के अंदर, वो अब 2016 ऑनवर्ड्स औरतों के अंदर खत्म हो चुकी है. और उसकी भी रिकमेंडेशंस भी दी हैं ताकि आप घबराएं ना, और आपको पता हो कि ऐसी ऐसी डोमेन्स पे हमने अपनी क्लैरिफिकेशन करनी है. सो यू मे रीड दैट फर्स्ट, क्योंकि दैट इज अ बेटर थिंग कि आप लोग ये सब पढ़ के आए, और आप अपने नेक्स्ट लेक्चर को यहाँ से शुरू करेंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो. आई बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई देम हियर राइट नाउ, ताकि वो चीज क्लैरिफाई हो सके. एंड आई ट्राइड माई बेस्ट. By the way, what's the update on match? I hope we are winning. I really need Pakistan to win. And this is a wrap up of our lecture, and we have covered our agenda for the lecture, which was, I mean, like this header feminist movement. तो ये एक course gender studies is really easy, keeping in view कि आप लोगों को पता हो कि क्या चीजें हैं. Okay, who's making all those silly schedule of classes would be intimated by, I mean, the owner of this academy group, and you will know it before time when are the classes. एंड हाउ यू शुड मेक नोट्स, मेरे हिसाब से आपके पास एक A4 पेज होना चाहिए, या अगर आप लाइंस वाले में काम करना चाहते हैं उसमें करें, और उसके ऊपर सिर्फ एक पेज के ऊपर आपके नोट्स होने चाहिए और बुलेट पॉइंट्स पे होने चाहिए, एंड दैट्स इट. और उसको जेंडर स्टडीज के लिए आज आपने 2 टॉपिक्स किए, आपके मैक्सिमम 2 पेजेस होने चाहिए. एक फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव एक ही पेज पे आ जाएगा, और एक यूनाइटेड नेशंस के ऊपर हाफ पेज पे आना चाहिए कि ये 4 इवेंट्स हुए हैं. इसके अलावा आपकी नोट्स इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. No, Pakistan didn't win, I guess. I can't believe that. Anyways, ठीक है guys, thank you so much for joining in. 23 बच्चे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, and okay, so
Anyways, I'll catch you later. Take care everyone. Keep studying hard and किसी की बातों पे नहीं आना और किसी को बताना भी नहीं है कि आप लोग पेपर्स दे रहे हैं. Okay, there are a lot of lies that you can say. For example, आप लोग मास्टर्स के लिए बाहर जा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहे हैं या आपने अप्लाई कर दिया. That's gonna take some time. मुझे ये एडवाइस किसी ने दी थी एंड ये एडवाइस मैं आज आप लोगों को पास ऑन कर रही हूँ. एंड लिव योर लाइफ. ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, किसी चीज़ के गम के ऊपर आप लोगों ने नहीं जीना. सो CSS इज़ जस्ट लाइक दैट. आप लोग अल्लाह ताला पे अपना पूरा ट्रस्ट रखो और यू विल इंशाल्लाह नेल इट. मैं चाहती हूँ इन 21 बच्चों में से 21 के 21 CSPs बने एंड बाकी सबको बता दें कि आप लोग क्या चीज़ें हैं. ठीक है, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. टू एंड दिस here.